नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने सॉलिड स्टेट से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और उसी में आज जो हमारा नया टॉपिक होने वाला है वो क्या है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। जैसे कि आप सब लोग जानते हो, पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि हमने ये पढ़ा था कि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट मेनली दो चीज़ों की वजह से होती है, एक लैटिस वाइब्रेशन की वजह से और एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। और हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से लैटिस हीट होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, या फिर उस टर्म को क्या कर सकते हैं, हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ओनली लैटिस हीट ड्यू टू किसकी वजह से, लैटिस वाइब्रेशन की वजह से देखते हैं। इसलिए हमारा टॉपिक भी क्या है आज, इस क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी है, ठीक है। और हीट कैपेसिटी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन इज नोन एज लैटिस हीट कैपेसिटी, ठीक है। और हमने क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, हमने ये देखा था कि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के लिए जब एक्सपेरिमेंट हुए तो जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था वो किस तरीके का था, उसको हमने क्या किया था, एक ग्राफ की हेल्प से यहाँ पर दिखाया था और एक बहुत सुंदर सा ग्राफ हमारे पास आया था, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि फॉर हाई टेम्परेचर जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू 3R के बराबर होती है, जहां पर R क्या था, हमारा गैस कांस्टेंट था। और फॉर लोअर टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर टेंड्स टू 0 केल्विन जो इंसुलेटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो T⁻³ के प्रोपोर्शनल होती है, और जो मेटल की स्पेसिफिक हीट होती है वो T के क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। और आज हमें क्या करना है, जो ग्राफ आया था उसी को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और जो ग्राफ हमारे पास कल था, अभी मैं बनाऊंगा उस ग्राफ को यहाँ पर, लेकिन आप थोड़ा वो रिमेंबर करो कि वो ग्राफ कल कैसा था, ठीक है। तो उस ग्राफ को ही क्या करना है, हमें एक्सप्लेन करना है। और एक्चुअल में ग्राफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन को खुद सामने आना पड़ा था कि तुमसे ना हो पाएगा, अब मुझे आना पड़ेगा, मतलब इस भाव से आइंस्टीन आए थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ट्राई था उसको एक्सप्लेन करने का वो किसने किया था, डिलॉग एंड पेटेंट ने किया था। और किसकी हेल्प से किया था, क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से किया था। उसके बाद आइंस्टीन आए थे उसे एक्सप्लेन करने के लिए, उन्होंने काफ़ी हद तक उस ग्राफ को एक्सप्लेन किया था। फिर उसके बाद लास्ट में कौन आए थे, डिवाई आए थे, और डिवाई ने उसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो जो अभी तक मैं बोल रहा हूँ इसी को लिख के चलते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर में, और मैं ये यकीन दिलाता हूँ आपको कि आपको हर स्टेप क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप लिख के चलते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो लिखें, तो शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि इन अवर प्रीवियस लेक्चर, तो यहाँ पे इन अवर प्रीवियस टॉपिक वी सी दैट, कि इस लिखो सिंस, ठीक है, ये हिडन डालो कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, ये हिडन डालो, यहाँ पे लिखो सिंस इन अवर प्रीवियस टॉपिक वी सी दैट specific heat of solid is due to two factor, या फिर two reason, या फिर two factor बोल दो, two factor, and first factor is lattice vibration, first factor is lattice vibration, and second factor is electronic system, electronic system, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि स्पेसिफिक हीट ड्यू टू, या फिर हीट कैपेसिटी बोलो, ठीक है, क्या बोलो, हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक, दोनों कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, हमने डिफाइन किया था ना पिछले लेक्चर में, ओके। तो क्या बोलो, हीट कैपेसिटी ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड क्या कहते हैं हम उसको, बताओ, लैटिस हीट कैपेसिटी एंड लैटिस हीट या हीट कैपेसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बताओ, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी, एंड वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट स्पेसिफिक हीट C ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन
प्लस स्पेसिफिक हीट ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या फिर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक लिख दो, ठीक है। तो इसके कारण मतलब किसी भी सॉलिड की लैटिस हीट में दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक लैटिस हीट ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन और सेकंड क्या है मेरे पास, लैटिस हीट ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बट सी इलेक्ट्रॉनिक इज वेरी स्मॉल and we can neglect it, and we can neglect this term इसको, इस टर्म को क्या कर सकते हैं हम, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। so we mainly find, so when we talk about specific heat of solid, when we talk about specific heat of solid, then that means specific heat due to lattice vibration, that means specific heat due to lattice vibration, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि ये तो बहुत कम होता है, तो मेनली जब भी हम लैटिस हीट की बात करते हैं किसी सॉलिड की, तो हम एक्चुअल में किसकी बात कर रहे होते हैं, इस लैटिस स्पेसिफिक हीट ड्यू टू लैटिस वाइब्रेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये लाइन समझ में आई आपको? ओके, अगर ये समझ में आई तो बहुत बढ़िया है ना। अब हमने और क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में, हमने डिस्कस किया था कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसके लिए, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के बीच, या बोल सकते हैं जब हम किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के लिए एक्सपेरिमेंटल फैक्ट देखते हैं तो हम उसको किसके हेल्प से देखते हैं, एक ग्राफ के हेल्प से देखते हैं, ठीक है। एंड तो यहाँ पर लिख के चलो हैशटैग बनाओ और यहाँ पर लिखो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट अबाउट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट about specific heat of solid, specific heat of solid can be understand by following graph, बना दो ग्राफ। कैसा था हमारे पास, हम सबको याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि ये क्या है, वर्टिकल एक्सेस में सी भी है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस में क्या है मेरा टेम्परेचर है, और यहाँ क्या है सी भी है। अब यहाँ सी भी क्यों लिया, सी पी क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम सॉलिड के केस में मोस्ट ऑफ द केस क्या होता है, हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखते हैं। क्यों देखते हैं और डिस्कस किया हमने पिछले लेक्चर में, ठीक है। एक बार और बता दूं, क्योंकि अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, यानी जो सॉलिड का वॉल्यूम है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो हम हर बार जब भी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड की बात करते हैं तो हम कहाँ पर करते हैं, एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है बताओ, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर अगर मैंने मोलर हीट कैपेसिटी दे रखा है, अगर मैंने इसको क्या बोला है, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी, देन दिस यूनिट विल बी मोल, यहाँ पे कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा इधर पर, केल्विन। और ग्राफ कैसा था आपको पता होना चाहिए, कुछ टाइप ग्राफ था ना हमारे पास ये, ठीक है। और ये ग्राफ क्या दिखा रहा था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक, कुछ ऐसे था, ठीक है, यूं करके था। और ये ग्राफ बोला था कि फॉर हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की वैल्यू जब बहुत हाई हो जा रही है तब उस केस में जो मेरा स्पेसिफिक हीट है वो चेंज नहीं हो रहा। देखो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 3R। किसके बराबर थी मेरे पास, 3R के बराबर थी, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया था कि जो CV है, दिस CV इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर हाई टेम्परेचर, ठीक है। एंड दिस CV इज प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3 फॉर किसके लिए, व्हेन T टेंस टू 0 केल्विन, और वो भी किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, ठीक है। और व्हेन CV एंड दिस CV टेंस टू T व्हेन T टेंस टू 0, सॉरी CV प्रोपोर्शनल टू T व्हेन T टेंस टू 0, ये किसके लिए था मेरे पास, मेटल के लिए, ठीक है। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, ठीक है। बहुत सारे मेटल लिए होंगे और बहुत सारे मेटल के लिए एक्सपेरिमेंटली क्या किया होगा, स्पेसिफिक हीट फाइंड करी होगी। और कैसे करते हैं, एक आपने शायद 11th में पढ़ा होगा, कैलोरीमेट्री पढ़ा था, कुछ ऐसे करके था, एक एक्सपेरिमेंट था। तो उस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट फाइंड कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटली जब फाइंड किया तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिला, ठीक है। और देखो लो टेम्परेचर पर या तो वो T की पावर 3 की तरह वेरी करेगा, और किसके लिए, इंसुलेटर के लिए, और
प्रोपोर्शनल जो टी होगा किसके लिए, मेटल के लिए, लेकिन एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखने को मिला। बहुत सारे मेटल लिए होंगे, फिर बहुत सारे इंसुलेटर लिए होंगे, ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस लिए होंगे, और क्या किया होगा, सबके लिए एक बार क्या किया होगा, स्पेसिफिक हीट निकाली होगी, एक बार नहीं, उसे बहुत बार निकाली होगी स्पेसिफिक हीट, तब जाके एक क्या होता है, डेटा कलेक्ट होता है, फिर जाके ग्राफ बनता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ किया होगा, और जब उस डेटा को कलेक्ट करके ग्राफ ड्रॉ किया होगा किसके बीच, सीबी और टेम्परेचर के बीच, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिला। तो अब काम क्या है हमारा, जब साइंटिस्ट ने ये ग्राफ प्रस्तुत किया कि भैया ये ग्राफ आया है किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट के लिए, किसी भी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के लिए, कुछ इस टाइप का ग्राफ हमारे पास आता है, करो इसको एक्सप्लेन, ऐसा क्यों आता है। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, अब एक्सप्लेन करना है। वैसे मुझे एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको भी एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन हो चुका है। किसने किया एक्सप्लेन, साइंटिस्ट ने किया। किस समय के साइंटिस्ट ने किया, जब ये आया होगा, जब ये थ्योरी आई होगी, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, उस समय के साइंटिस्ट ने किया होगा। और जब ये थ्योरी आई उस समय सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो कौन सी थ्योरी थी हमारे पास, क्लासिकल थ्योरी थी, या बोल सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई। और वो किसने करी सबसे पहले, उनका नाम क्या था, डिलॉग एंड पेटिट था। ठीक है, और इसको हम डिलॉग एंड पेटिट लॉ भी बोल देते हैं कभी कभी। यानी वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने इसको क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से क्या करना चाहा, एक्सप्लेन करना चाहा, और ये पूरी तरह नहीं कर पाए। ठीक है, उसके बाद किसको आना पड़ा, आइंस्टीन को आना पड़ा। ठीक है, उस समय भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ गई, फिर किसको आना पड़ा, डीवाई को आना पड़ा, तब जाके ये ग्राफ क्या हुआ, हमारा एक्सप्लेन हुआ। तो ठीक है, तो ये ग्राफ क्या है, इतना इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे लिख के चलते हैं कि किस तरीके से डिलॉग एंड पेटिट ने क्या किया, इस ग्राफ को क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। ठीक है, और पेन लिखें, फिर जो टर्म आते रहेंगे उसे मैं ऐसे समझाते रहूंगा। ठीक, तो नाउ आवर एम इज टू प्रूफ, टू क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ थ्योरेटिकली। नाउ आवर एम टू एक्सप्लेन PLAIN explain above graph theoretically। ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, या फिर हाँ, नाउ आवर एम, ऐसे लिखूं, ऐसे मत लिखो, नाउ साइंटिस्ट ट्राई, हमने थोड़ा किया। ठीक है, कौन, साइंटिस्ट। नाउ एट दैट टाइम साइंटिस्ट स्पेलिंग देखना है, साइंटिस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन above graph theoretically, and first of all DeLong and Pettit tries to explain this graph का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, की बात हो रही। ठीक है, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बाय द हेल्प ऑफ क्लासिकल थ्योरी। ओके, अब क्या किया उन्होंने, एंड बिफोर एक्सप्लेनिंग दे मेक सम अजम्पशन, एंड फॉर दिस या फिर इसको क्लासिकल थ्योरी, एंड दिस थ्योरी इज नोन एज क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। पहले वो लिख दो, क्या लिखोगे, दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, दिस थ्योरी इज known as classical theory of lattice heat capacity,
कैपेसिटी या फिर क्लासिकल थ्योरी ऑफ लैटिस स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हो, या फिर लैटिस, क्या बोला, लैटिस हीट कैपेसिटी, ठीक है। एंड फॉर दिस दे मेक सम अजम्पशन, फॉर दिस दे मेक सम अजम्पशन, क्या अजम्पशन किया उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला अजम्पशन था, पहला देखो, सिंस वी नो, देखो होता क्या है, जैसे हम किसकी बात करते हैं, किसी एक क्रिस्टल की बात करते हैं, आप बोल सकते हैं कि हाँ कोई हमारे पास सॉलिड है और सॉलिड का क्या है, कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जो मेरे पास एटम होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, हम बोल सकते हैं कि एक एटम दूसरे एटम की को एक स्प्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड है, ऐसा हम बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। देखो पहले मैं अभी बनाना मत, ठीक है, हम सिर्फ लिख कर चलेंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे कि हम जानते हैं, अगर मेरे पास ये क्या है, इस तरीके से एटम है, ठीक है, यूं करके एटम है, और ये इसको इससे किसके साथ कनेक्टेड होगा, एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड होगा, ये भी क्या होगा, इससे एक इलास्टिक स्प्रिंग से कनेक्टेड होगा, ये भी क्या होगा, एक इलास्टिक स्प्रिंग से, ये भी क्या होगा, इस तरीके से एक इलास्टिक स्प्रिंग से, ठीक है। यहाँ पे एक एटम, फिर एक एटम, यूं करके, ठीक है, मैं 3 डायमेंशन बनाना चाह रहा हूँ, तो ऐसे करके, एंड ईच एटम आर कनेक्टेड विथ अदर एटम विद द हेल्प ऑफ इलास्टिक स्प्रिंग, एंड और क्या कर सकते हैं, दे कैन फ्रीली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ऐसा होगा। पहले डायग्राम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, और ऐसे, फिर ऐसे, दिख रहा है आपको थोड़ा बहुत बना हुआ, ऐसे, फिर ऐसे, देखो 3 डायमेंशन में हो गया, एक 3 डायमेंशनल क्रिस्टल हो गया, या फिर उसकी एक थोड़ी सी यूनिट सेल होगी। तो इसमें से आप किसी भी एक एटम को उठा लो, इस एटम को उठा लो, ठीक है, ये एटम आपका जो बाहर की ओर है यूं करके, इस एटम को देखो, अब ये एटम क्या करेगा, इसकी थर्मल एनर्जी की वजह से क्या करता है, ये अपने मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, वाइब्रेट करता है नहीं करता है। तो डिलॉग और पेटेंट ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि इस वाइब्रेट करते हुए एटम को मैं एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कर सकता हूं, कंसिडर कर सकता हूं। उन्होंने क्या बोला कि मैं इस एटम को, जो एटम यहां पर वाइब्रेट कर रहा है, किसके अबाउट, अपने मीन पोजीशन के अबाउट इन 3 डायमेंशन, उसे मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं, मैं ऐसा अज्यूम कर सकता हूं कि वो कैसा वाइब्रेट कर रहा है, एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है आपको पता है ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो एटम है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है, ओके। और अब देखो, जब हम स्पेसिफिक हीट पढ़ते हैं, एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए 1 ग्राम सब्सटेंस बाई 1 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है, उसी को हमने क्या बोला, स्पेसिफिक हीट बोला था, हाँ बोला था, ठीक है। अब यहां पर हम उसको कैसे समझाएंगे, तो उन्होंने बोला कि जैसे हम किसी को हीट करते हैं, हीट करने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब क्या होता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, या फिर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होता है। तो उन्होंने बोला कि यहां पर जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके फॉर्म में होगा, इस हार्मोनिक ऑसिलेटर के वाइब्रेशनल एनर्जी के टर्म में होगा, किसके टर्म में होगा, इन हार्मोनिक ऑसिलेटर के, जो यहां पर मेरे पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर उन्होंने जो अज्यूम करे, उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी वो एक्चुअल में किसके बराबर होगी, उस सॉलिड की इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, या बोल सकते हैं उस सॉलिड के इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर इंटरनल एनर्जी फाइंड करने की बात करेंगे, तो यहां पर इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होगा, इन एटम की जो वाइब्रेशनल एनर्जी है उससे मतलब होगा। क्लियर हुई बात। तो ये क्या था, दूसरा मतलब एक अजम्पशन था कि सबसे पहला अजम्पशन क्या था कि वी आर कंसिडरिंग दीज वाइब्रेटिंग एटम एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड सेकेंड वन इज कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी सॉलिड इज सेम एज या फिर इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ दीज एटम, ऐसा उन्होंने बोला। और ये कैसे हैं, 3 डायमेंशन है। 3 डायमेंशन में क्यों बोल रहा हूँ कि बनाया मैंने 3 डायमेंशन में, देखो अगर मैं इसको क्या बोलूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको क्या बोलूँ, किसे बोलना एक्स एक्सिस, इसे बोल दो दिस इज एक्स और दिस इज वाई, और ये क्या हो जाएगा माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा माइनस जेड, बिकॉज एक्स वाई जेड, जेड ऊपर की ओर होगा तो नीचे कितना होगा माइनस जेड। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग में जा सकता है, वाई एक्सिस के लॉन्ग में जा सकता है, और जेड एक्सिस के लॉन्ग में जा सकता है। तो ये कैसा वाइब्रेटर है, एक 3 डायमेंशनल वाइब्रेटर है। और लेकिन ये कैसा है, कैसा अज्यूम कर रखा है हमने इसको, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह अज्यूम कर रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज ए या फिर दिस एटम इज बिहेव लाइक, एंड वी आर अज्यूमिंग दैट कि दिस एटम इज ए बिहेव लाइक ए सिंपल हार्मोनिक 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर। और एक और खास बात है कि दिस इज इंडिपेंडेंट, ये कैसा है,
आइडेंटिकल और ये सारे वाइब्रेटर, तो जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है वैसे ये भी करेगा, वैसे ये भी करेगा, वैसे ये भी करेगा, वैसे ये भी, वैसे यानी सब क्या करेंगे, सेम तरीके से वाइब्रेट करेंगे, लेकिन इन दोनों का मतलब इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। हम कहेंगे कि ये जो वाइब्रेटर हैं वो कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं और ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है, यानी दूसरे वाइब्रेटर पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, दूसरे के वाइब्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, यानी सारे के सारे जो एटम है वो कैसे हैं, 3 डायमेंशनल आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अब लिख के चलेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस डायग्राम में मिटाता हूं मैं, आप फिर बना लेना इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेक सम अजम्पशन। अब वो अजम्पशन क्या थे, तो लिखो फर्स्ट अजम्पशन, तो हिडन डालो अजम्पशन, ठीक है, तो पहला अजम्पशन क्या था, पहला था they assume that atom in a solid is behave like three dimensional सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल 3 डायमेंशनल क्या बोल सकते हैं, दे अज्यूम दैट एटम, ए सिंगल एटम, ऐसे लिखो, ए सिंगल एटम इन ए सॉलिड बिहेव लाइक 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर। ठीक है, पहला जंक्शन तो ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर डायग्राम बना सकते हो, वाला डायग्राम बना दो, पिछले वाला क्या था, कैसे था मेरे पास, एक ये था, अब बना लो। ठीक है, यहाँ बनाऊँ, चलो बना देता हूँ, एक ये था, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से भी ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से भी ऐसे ऐसे था। ठीक है, फिर यहाँ पे था यूँ करके, तो लाइक दिस, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये इससे मिला था। ठीक है, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे। ठीक है, और उसमें से किसी भी एक एटम को उठा लो, ये एटम है, तो ये एटम मेरा इधर को भी जा सकता है और इधर को भी जा सकता है और इधर को भी जा सकता है, यानी एक ऐसा एटम हुआ एक 3 डायमेंशनल, या फिर कैसा, यानी वाइब्रेट कर सकता है यूँ करके, यानी ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे भी, तो 3 डायमेंशनल वाइब्रेट कर सकता है, तो क्या होगा, 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया। यहाँ पे थोड़ा और अच्छी भाषा में लिखोगे 3 डायमेंशनल आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिखो, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा। क्या बोलोगे, 3 डायमेंशनल आइडेंटिकल, क्योंकि सारे आइडेंटिकल होंगे, 3 डायमेंशनल आइडेंटिकल कॉमा एंड इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक, इधर लिखूं, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये पहला अजम्पशन था। ओके, समझ में आया पहला अजम्पशन क्या था। अब लिखो सेकंड अजम्पशन क्या था हमारा, बताओ। अभी मैंने बोला कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी है वो किस फॉर्म में होगी, इन लेटेस्ट जो यहाँ पर मेरे पास वाइब्रेटर हैं उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो क्या लिखो, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म होंगे बताओ, इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, वाइब्रेशन ऑफ या फिर इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम। क्या लिखोगे, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम, और एटम से हमको पता चल जाता है कि एटम को कैसा कंसिडर कर रखा है हमने, ये कर रखा है। ठीक है, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ एटम। ठीक है, ऑफ एटम, क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा अजम्पशन हो गया। ओके, नाउ अब देखो, अब एक चीज और है, क्या,
देखो इसे मिटाओ फिर बताता हूँ क्या है वो चीज़। ठीक है, ये सही। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। देखो लेट अस से यहां पर कितने एटम है, n एटम है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं n, लेट अस से देयर आर n एटम, देयर आर n एटम इन सॉलिड। सॉलिड में कितने एटम है, माना मेरे पास क्या है, एक पूरा सॉलिड है। ठीक है, एक कुछ भी ले लो। ठीक है, 1 ग्राम सॉलिड ले लो या फिर 10 ग्राम कुछ लोहा ले लो, उसमें कुछ नंबर ऑफ एटम होंगे और कितना अज्यूम कर लिया हमने, नंबर ऑफ एटम n है। ठीक है, तो क्या बोला हमने, लेट अस से देयर आर n एटम इन सॉलिड, सो इट मीन देयर आर n, इट मीन्स देयर आर क्या है, देयर आर n थ्री डायमेंशनल identical independent हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ऐसा होगा नहीं होगा बताओ, अभी समझाओ। देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये समझ में आ रही है बात क्या बोल रहा हूं मैं, ऑसिलेटर। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर किसी एक एटम में, सॉरी किसी एक सॉलिड में n एटम है और हर एटम किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है, 3 डायमेंशनल आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब अगर n एटम है तो कितने हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे, n हार्मोनिक ऑसिलेटर होंगे। तो मैंने वही लिखा है यहाँ पर कि लेट अस से देयर आर n एटम इन सॉलिड, इट मींस देयर आर, आर कहाँ लिखा है, आर उड़ गया, देयर आर, क्या लिखो यहाँ पर, देयर आर n क्या है, नंबर है, n 3 डायमेंशनल आइडेंटिकल इंडिपेंडेंट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये लाइन समझ में आई, वेरी गुड। ठीक है, अब इसी को एंड दिस थिंग एंड वी कैन ऑल्सो से दैट एंड दिस अबव थिंग, यहां पर लिखो द अबव थिंग वी कैन ऑल्सो से दैट, देखो ऐसे लिखो, बुलेट पॉइंट लगाओ, वी कैन ऑल्सो से दैट एन थ्री डायमेंशनल या फिर हाँ n 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक, ध्यान सुनना लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, वी कैन ऑल्सो से दैट 3 n डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्विवेलेंट टू 3n, ध्यान सुनना, 3n क्या है, नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेटर, 3n वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एक बार पढ़ो उसको, देखो एक बार पढ़ो फिर समझते हैं। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, वी कैन ऑल्सो से दैट n 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख देना पर, ऑसिलेटर आर इक्विवेलेंट टू 3n, कितने, 3n वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मान लिया मेरे पास एक, या बोल सकते हैं 2, ऐसा बोलो कि मेरे पास 2 ऑसिलेटर हैं, एक ऑसिलेटर ये है और एक ऑसिलेटर ये है। ठीक है, और ये दोनों कहाँ कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज, यहाँ बोल दो इसको एक्स एक्सेस बोल दो और इसको वाई एक्सेस बोल दो एंड दिस वन इज जेड एक्सेस। ठीक है, ये दोनों सिस्टम है। ठीक है, दोनों किससे कनेक्टेड हैं, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और ये भी 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है और इसके लिए भी ये क्या होगा, वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस और ये एक्स एक्सेस होगा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस, एक्स वाई जेड। ठीक है, ऐसे कुछ हुआ। देखो 2 एटम है, कितने एटम है, यानी n इक्वल टू कितना है इस केस में, n इक्वल टू कितना है मेरे पास, 2 है या नहीं है, n इक्वल टू 2 है और दोनों क्या है,
थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। यहाँ पर जहाँ n है वहाँ पर भी कितना है, 2 है। दोनों क्या है, थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, यानी ये इधर को भी जा सकता है, इधर को वाइब्रेट कर सकता है और इधर को वाइब्रेट कर सकता है। इन द सेम वे ये भी इधर भी वाइब्रेट कर सकता है, इधर भी वाइब्रेट कर सकता है और इधर भी वाइब्रेट कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इन दोनों को, ये जो मेरे पास ये जो सिस्टम है, इसको ये किसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है कि मेरे पास 2 एटम है। कितने एटम है, 2 एटम है। कितने एटम है, 3n एटम है। कितने एटम है मेरे पास, 6 एटम है। अगर ये 2 है तो कितने हैं, 3n एटम, यानी मेरे पास कितने एटम है, 6 एटम है। 1 2 3 4 5 6, कितने एटम है मेरे पास, 6 एटम है। लेकिन 6 के 6 एटम क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी वन डायमेंशनल, सिर्फ माना हुआ एक्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं या फिर वाई डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या कर पा रहे हैं, वाइब्रेट कर पा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है वो इस सिस्टम के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ वाइब्रेट करेगा, ये ऐसे यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे आगे पीछे, यानी सिर्फ किस डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में, और डायरेक्शन क्या है, वाई है। आप इसको बोलो या फिर आप इसको बोलो, दोनों क्या है, चीज़ सेम है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि मतलब क्यों हुआ सेम है, ऐसे कुछ भी बोल दे रहे हो, मतलब नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन है प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों होता है कि ये जो मेरे पास यहाँ पर 2 एटम रखे हुए हैं, ये दोनों एटम 3 डायमेंशन में मूव कर सकते थे, लेकिन मैं इन दोनों एटम को क्या कर सकता हूँ, ऐसे भी क्या कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि मेरे पास 6 एटम है, यानी 3n एटम है। देखो यहाँ पर क्या है, 3n है ना, कितना है, 3n, एंड 3n इक्वल टू कितना होगा, 6 एटम, एंड दिस 6 एटम वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन या फिर वन डायमेंशन, अलोंग वन डायमेंशन इज इक्विवेलेंट टू द 2 एटम वाइब्रेटिंग इन 3 डायमेंशन। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर मैं यही बोल सकता हूँ, इसकी डिग्री ऑफ या फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, किसी एक एटम की यहाँ पर 3 है, तो 2 एटम कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास 6 है, तो 6 के 6 एटम सेम है, तो उसमें क्या होगा, 6 हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों होता है, उसको थोड़ा अभी उसको भूलो, जो अभी मैंने फ्रीडम वाली बात करी, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली बात करी, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, कि मतलब ये इसके इक्विवेलेंट क्यों है। देखो ध्यान सुनना, दिस इज बिकॉज, पहले लाइन लिख के चलते हैं, फिर उस लाइन का मतलब क्या हुआ उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज बिकॉज, यहाँ पर लिखो, दिस इज बिकॉज, दिस इज बिकॉज, बिकॉज किसकी वजह से होता है, बिकॉज लॉ ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि भैया ये चीज भला क्या है, क्या ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो डालो हेडिंग, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, पहले लिख के चलते हैं फिर उसको समझेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक, ऑफ ए सिंपल, या फिर खाली वाइब्रेटर लिखो, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड in each degree of each vibrational degree of freedom, in each vibrational degree of freedom। ठीक है, हर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, इक्वली क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। क्लियर हुई बात। देखो अब इसका मतलब समझते हैं, यहां पर आओ, यहां पर क्या था, मेरे पास 2 एटम थे, और ये 2 एटम की जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो बात कर रहा था वो यहाँ पर 3 है। इस एटम की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3 है, क्योंकि ये क्या है, इंडिपेंडेंटली 3 डायरेक्शन में क्या कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 3 हुई। लेकिन कौन सी वाली, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसकी बात हो रही है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है। तो इस एटम की वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हुई, 3 हुई। यानी ये यहाँ को भी मूव कर सकता है, ये यहाँ को भी मूव कर सकता है,
ये यहाँ को भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। देखो अभी मैं रफ एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस एटम की, जो मैं एटम यहाँ पर है, इसकी जो टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी है वो मैंने अज्यूम कर लिया कितनी है, 12 जूल है। कितनी है, 12 जूल है। इस एटम की टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी है, 12 जूल है। सिमिलरली इसकी भी कितनी है, इस एटम की कितनी है, 12 जूल है। अब इसको पढ़ो, अब इसको पढ़ो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए वाइब्रेटर, ये वाइब्रेटर है और इसकी वाइब्रेशन एनर्जी की बात हो रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इन ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 3 है। तो अब मुझे बताओ कि वाई एक्सेस के अलोंग जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है, कितनी होगी बताओ। इसका 3 पार्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो कितनी हो जाएगी, 4 जूल। सिमिलरली यहाँ भी कितनी होगी, 4 जूल। सिमिलरली यहाँ कितनी होगी, 4 जूल। ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी हुआ। इन द सेम वे यहाँ कितनी एनर्जी होगी, 4 जूल, और इसकी भी इधर कितनी एनर्जी होगी, इस डायरेक्शन में या फिर इस डिग्री में या फिर अलोंग वाई एक्सेस 4 जूल, और अलोंग एक्सेस भी कितनी हो जाएगी, 4 जूल। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, 4 + 4 + 4 + 4 + 4 यानी बर्दाना 24 होगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इसका इक्विवेलेंट है, हाँ जी है। देखो यहाँ पर एक की कितनी है, एक की कितनी है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। यानी एक एटम की यहाँ पर जो डिग्री ऑफ या फिर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना है, 1 है, और एक डायरेक्शन में कितना है, 4 है, तो कितने हैं ये, 6 है, तो 6 को 24। एनर्जी इसकी जितनी है उतनी इसकी है, एंड दिस सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम बिकॉज इसकी एनर्जी कितनी है, 4 जूल, बिकॉज इट इज वाइब्रेटिंग इज ओनली 1 डायमेंशन या फिर 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड विच इज इन अलोंग वाई एक्सेस। तो ये भी 4 जूल, ये भी 4, 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 तो 4 बार 4 यानी 4 को 24, तो कितना हो गया, 24 जूल। तो ये जो लाइन लिखी मैंने यहाँ पर, ये लाइन समझ में आई आपको, ये मैंने क्यों लिखी कि वी कैन से दैट एन 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक oscillator are equivalent to 3n 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब क्वेश्चन एक और आना चाहिए दिमाग में आपके, भाई साहब जब हमारे पास ये सिस्टम था तो ये सिस्टम लाने की क्या जरूरत है, क्यों इतना मतलब माथापच्ची कर रहे हो, ये सब कुछ क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पर, सीधे स्पेसिफिक हिट बता दो ना, ये दिमाग में आना चाहिए आपका। आप सोच रहे हो कि मतलब क्यों कर रहा है ऐसा, ये थोड़ा बताना मेरे को आंसर जानना है लास्ट वाला। ऐसा आपके मन में आ रहा नहीं आ रहा है सवाल, मतलब एक जिज्ञासा हो रही है आपको, हाँ जी हो रही होगी। देखो ऐसा क्यों किया हमने, वी ऑल नो दैट कि डीलिंग इन 1 डायमेंशनल is easier in compared to dealing in 3 dimension. So this is 3 dimensional case, but we can reduce this 3 dimensional case in 1 dimensional case by the help of this equipartition, principle of equipartition of energy. ठीक है, तो ताकत है ना इस प्रिंसिपल में, ठीक है, और इस अजम्पशन में भी ताकत है या नहीं है। ठीक है, तो अब डायग्राम बना देना, लेकिन ये डेटा हटा देना क्योंकि ये क्या है, सिर पे हमने समझने के लिए यहाँ पर इसको 4 जूल ले रखा है। ठीक, क्लियर भी बात, तो इसे मिटा दो, ऐसा कुछ हो जाएगा। ओके, नाउ तो अब देखो, अब क्या करेंगे हम, देखो नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, पहले से मिटाऊं मैं, फिर सुनते हैं ध्यान से, फिर लिख के चलेंगे और ध्यान से सुनेंगे भी। ठीक है, देखो तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ ऐसा करेंगे कि मैं सिर्फ एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी निकालूंगा और उसको 3n से मल्टीप्लाई कर दूंगा नहीं कर दूंगा। देखो ध्यान सुनना, समझना, ध्यान को बोला समझना, गौर से सुनना। एक टाइप का क्या है ये, वो है ना, क्या बोलते हैं, रीजनिंग टाइप की है। देखो क्या है, n 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्विवेलेंट टू 3n 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकालूंगा 1 डायमेंशन में। ठीक है, एक सिंपल हार्मोनिक एनर्जी की एनर्जी निकालो, सॉरी, एक सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेटर की क्या करूंगा, एनर्जी निकालूंगा और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या निकल के आ जाएगा, इनका निकल के आ जाएगा n 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये रीजनिंग है, आपको ये समझना पड़ेगा। मैं समझ चुका हूं, अब आपको अपना खुद का दिमाग लगाना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, मैं एक बार और बोल देता हूं, फिर नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, एक का निकालूंगा और कितने का चाहिए, 3n का चाहिए, तो 3n से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या रहेगा मेरा, इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी निकालने का तरीका रहेगा। अब वाइब्रेशन एनर्जी का मतलब क्या है, अभी हमने बोला था यहाँ पर कि वाइब्रेशन एनर्जी इक्विवेलेंट टू इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी निकल गई तो सी भी निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा हमने बोला था, इक्विवेलेंट नहीं बोला था यहाँ पर, हमने क्या बोला था कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पर वाइब्रेशन एनर्जी होगी वो एक्चुअल में क्या होगी, उस क्रिस्टल की या फिर उस सॉलिड की क्या होगी,
इंटरनल एनर्जी होगी। अगर एक बार इंटरनल एनर्जी हमारे पास है तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट निकालना क्या है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हिंदी में लिखेंगे हम, मतलब ऐसे ही आप एग्जाम में लिखना, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम ये करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे अब, तो आगे से मतलब आगे से यानी आने वाले दिनों में आगे से हम एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी फाइंड करेंगे, की एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे। वो भी कौन सी, एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे। फिर एन 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी फाइंड करने के लिए, या फिर वाइब्रेशनल एनर्जी फाइंड करने के लिए, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, ये एवरेज क्या लिखा मैंने, एवरेज एनर्जी, ठीक, एवरेज एनर्जी, वो भी कौन सी वाली, वाइब्रेशन वाली, एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी फाइंड करेंगे। फिर एन 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल एनर्जी फाइंड करने के लिए 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये लिख देना आप ऊपर हेडिंग में लिख देना, या फिर कहीं पर भी मन में रख लो। ठीक है, वैसे एक्चुअल में क्या है, रीजनिंग है सिर्फ। ओके, नाउ अब देखो, अब नाउ वी आर एबल टू फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, नाउ वी आर in situation now after doing all these steps, now after क्या लिख दिया ये, after doing all above step क्या होता है, stuff, STUPH क्या होता है, stuff, after doing all above stuff we are in a situation, we are able to find, स्पेलिंग देखना है, सॉरी यार, able to find specific heat of solid। ठीक है, हम सॉलिड की स्पेसिफिक हीट निकालने क्या हो गए हैं, काबिल हो गए हैं। ठीक है, एंड वी विल फाइंड स्पेसिफिक हीट इन following step, and by following step by step we will do it step by step। ठीक है, स्टेप लिख लेते हैं पहले। सबसे पहला स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले एक एटम की, या बोल सकते हैं एक ऑसिलेटर की क्या करेंगे, एवरेज एनर्जी फाइंड करेंगे। अब देखो कोई ऑसिलेटर वाइब्रेट कर रहा है, वो किसके साथ वाइब्रेट करता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू दिस इंटरनल एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फाइंड, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, फाइंड एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए सिंगल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ना कैसे फाइंड करेंगे, कुछ ना कुछ हमें लगाना पड़ेगा। तो फाइंड एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए सिंगल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और क्या होता है, देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास कि एवरेज इंटरनल एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी ऑफ ए, दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब देखो कभी कभी यहाँ पर समेशन लिखते हैं, कभी कभी इंटीग्रेशन लिखते हैं। अभी हम कौन सा केस है, क्लासिकल केस है। और जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी, या फिर एनर्जी की मतलब हर वैल्यू पॉसिबल है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। एनर्जी की क्या हो सकती है, हर वैल्यू पॉसिबल हो सकती है किसी भी इस टाइप के हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, E इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई डी ई डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा ई
इंटू डी ई। अब आप चाहोगे भाई ये कहाँ से लिख दिया, ये कहीं से नहीं लिखा, ये लिखा हमने स्टैटिकल मैकेनिक्स से। तो कभी भी किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना है तो हम उसको इस तरीके से फाइंड करते हैं। और यहाँ पर ई की पावर माइनस बीटा ई जो है वो क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरेज एनर्जी को कैसे लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर जो ये स्मॉल ई है, बीटा है, इनको डिफाइन कर दें। जो मेरे पास स्मॉल ई है यहाँ पर वो क्या है, वो है मेरे पास क्या, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्या है मेरे पास, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो एनर्जी ऑफ एटम होगा एक्चुअल में, लेकिन वो एटम किस तरह बिहेव कर रहा है, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह। तो ये क्या होगा मेरे पास, एनर्जी ऑफ सिंगल वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, SHO, ठीक है। SHO थाना बाजार, कुछ इस तरह डायलॉग था कहीं, पता नहीं भूल रखो। ओके, ये ई था। और बीटा क्या है यहाँ पर, हम सब जानते हैं बीटा इक्वल टू क्या है, 1/kT होता है। और के क्या है यहाँ पर, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, यहाँ पर लिख देना के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक, क्लियर हुई बात। और कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, और अगर कहाँ है, वन डायमेंशन में है, तो जो एनर्जी होती है, जो ई होती है, वो क्या होगी, देखो एक ऑसिलेटर है मेरे पास, क्या है, एक ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर की क्या क्या एनर्जी हो सकती है, एक उसके बाद काइनेटिक एनर्जी होती है और एक क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो एनर्जी ई इक्वल टू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से ई इक्वल टू, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हम सबको पता है क्या, हाफ mv²। यहाँ अगर मोमेंटम के टर्म में लिखना चाहें तो क्या होती है, p²/2m होती है, जहाँ m क्या है, मास ऑफ एटम या फिर मास ऑफ ऑसिलेटर है। एंड दिस प्लस इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या मान दो, Vx मान दो, वन डायमेंशन तो Vx हो जाएगी। अब आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कितनी होती है, हम सबको पता है कि एनर्जी E इक्वल टू दिस इज p² कितना हो जाएगा, 2m प्लस ये क्या निकल गया मेरे पास, Vx इक्वल टू क्या होता है, आई थिंक हाफ ऑफ m ω0² x², ठीक है, ये होता है। ओके, अब यहाँ पर ω0 क्या है, ω0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। और वन थिंग यू हैव टू नोट दैट कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑसिलेटर विल बी सेम बट एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑसिलेटर विल बी डिफरेंट। वाई, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन x। ये किस पर डिपेंड कर रहा है, x यानी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कर रहा है कि वो मेन पोजीशन से कितनी दूर है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर विल बी डिफरेंट, बट फॉर ईच ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी विल बी सेम। हर ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन हर ऑसिलेटर की जो एनर्जी होगी वो क्या हो सकती है, अलग हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और है कि दिस एनर्जी इज वेराई फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, यानी कंटिन्यूस क्या होती है, इसकी वेरिएशन होता है। तभी यहाँ पर क्या लगाया हमने, इंटीग्रेशन लगा रखा है। तो दिस इज एनर्जी ऑफ ए सिंगल ऑसिलेटर, ओके। और ये क्या है, एवरेज एनर्जी, ध्यान देना, दिस इज एवरेज थर्मल एनर्जी बट दिस इज एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर वन एटम, ठीक, एट एनी पोजीशन x, यानी किसी पोजीशन जब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है मेन पोजीशन से x है तब ये है। और इसका क्या है, ये एवरेज है। एवरेज फाइंड करने का तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। नाउ कभी कभी इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो हमने यहाँ पर लिखा है हम ऐसे भी लिख देते हैं, अगर मेरे पास एनर्जी जो है, जो E है, वो किस किस का फंक्शन है, मोमेंटम और P का फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कभी कभी। देखो इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस एवरेज एनर्जी, और इसको ऐसे लिखते हैं दिस एवरेज एनर्जी E इक्वल टू, इसको लिखते हैं हम कैसे, इंटीग्रेशन E इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई, ठीक है। और जो DE है, DE को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे एक्चुअल में क्या होता है ना, जो V होता है, अगर मैं किसकी बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ, दिस इज x एक्सेस, y एक्सेस, z एक्सेस। अगर यहाँ पर क्या होता, डी टाउ होता तो डी टाउ इक्वल टू क्या लिखते हो आप, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड, ये लिखते हो नहीं लिखते हो इन 3 डायमेंशन। अगर ये 2 डायमेंशन में होता तो डी ए इक्वल टू क्या लिखते हो, dx इंटू डी वाई, या फिर और क्या लिखते हो, अगर चलो एक ही बात करते हैं, अगर वो एक्स वाई प्लेन में हो तो क्या लिखते हो, dx इंटू डी वाई लिखते हो, ठीक है, इसकी जगह। लेकिन हम इस चीज़ को कहाँ डिफाइन कर रहे हैं, जो एनर्जी है वो किस किस का फंक्शन है, मोमेंटम ऑफ और x का फंक्शन है। और जब हम मोमेंटम ऑफ x के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेज डायग्राम बोलते हैं। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, एक एलिमेंट बताऊँ, वॉल्यूम एलिमेंट, इसको क्या बोलता हूँ मैं, dx इंटू डी वाई इंटू डी जेड बोलता हूँ। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ एक वॉल्यूम एलिमेंट डिफाइन करूँगा तो वो क्या होगा, मेरे पास dx इंटू डी पी होगा, नहीं होगा, बताओ, होगा। या फिर कुछ भी अगर डिफाइन करो यहाँ पर, वो क्या होगा, dx इंटू डी पी होगा। या फिर वन डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है।
जब सिर्फ ये एक्स का फंक्शन है और ये सिर्फ पी एक्स का फंक्शन है। यहाँ पी एक्स लिख सकते हैं लेकिन अभी लिखने की जरूरत है नहीं। ओके, तो सिर्फ क्या होगा मेरे पास, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक इस तरीके से कुछ डिफाइन करूँ, एरिया डिफाइन करूँ, तो वो क्या होगा, डेल एक्स इंटू डेल पी होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ क्या हुआ, डेल एक्स इंटू डेल वाई होगा इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर मैं किसकी बात करूँ, इन फेज स्पेस की बात करूँ, तो जो मोमेंटम और एक्स के बीच जो ग्राफ होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फेज स्पेस बोलते हैं। तो फेज स्पेस में मैं जो डी ई है उसे मैं ये लिख सकता हूँ डी एक्स इंटू डी पी। तो कभी कभी यहाँ पर जो डी ई है इसको क्या लिखा होता है, यहाँ पर डी एक्स इंटू डी पी लिखा होता है। ठीक है, आप इसको याद मत करना क्योंकि ये इसके बेस पर होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ये 3 डायमेंशन में हो जाएगा तब यहाँ पर ये चेंज हो जाएगी। क्लियर हुई बात, तो आपको डी याद रखना, लेकिन सिंप्लिसिटी का मैं ऐसा लिखा दे रहा हूँ। तो और नीचे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा ई, और यहाँ क्या आ जाएगा, डी की जगह डी एक्स इंटू डी पी है। तो ये क्या निकल गया मेरे पास, एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ ए सिंगल एटम। अब अगर मुझे किसकी निकालनी है, एन एटम की निकालनी है, वो भी कैसे, 3 डायमेंशन वाले। तो स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। स्टेप सेकंड लिखो कि एवरेज थर्मल एनर्जी, एवरेज लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे, एवरेज निकल गया, एक का निकल गया। तो आप क्या निकल, टोटल एनर्जी निकाल देंगे, टोटल एनर्जी ऑफ एन 3 डायमेंशनल, एन इसे मिटा दूं, एन 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या हो जाएगा, लेट से दिस इज ई इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3n से मल्टीप्लाई कर दोगे, अभी मैं डिस्कस किया था। तो 3n इंटू एवरेज ऑफ दिस वन, जो फर्स्ट एक का जो एवरेज है उसको कर दिया हमने। तो ये क्या निकल गया, मेरा एनर्जी निकल गया। क्लियर, ठीक, ओके। समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बार खुद दिमाग लगाना। ठीक है, ये चीज़ ऐसी है क्योंकि यहाँ पर कुछ मतलब रीजनिंग लग रही है तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पर लिखा है ना, क्या करेंगे हम, पहले हम एक हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी निकाल देंगे, वो हमने निकाल दिया। फिर एन 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशन एनर्जी फाइंड करने के लिए 3n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रीजनिंग थी हमारी। ठीक है, तो वही किया हमने, तो ये आ गया। अब ये ई निकल गया, और जो ये ई होता है वो किसका होता है, इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि हमने फर्स्ट में जो एजम्पशन था यही था हमारा, एंड दिस इज इक्वल टू 3n इंटू ई निकल गया। ठीक है, ये निकल गया। अगर ये आ गया, अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम, स्टेप थर्ड क्या रहेगा हमारा कि फाइंड सी बी फ्रॉम डेफिनेशन। क्या होती है बताओ सी बी की डेफिनेशन, कि सी बी इक्वल टू होता है मेरे पास क्या, डेल यू डिवाइडेड बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये तो होता है। तो क्या निकाल देंगे, ये यहाँ पर आएगा कुछ ना कुछ, तो दिस सी वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑफ दिस थिंग, यानी क्या है ये 3n इंटू ई और दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, तो एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ओके, किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, ये तो सिर्फ स्टेप थे। अभी रखना क्या है, बाकी है दोस्तों, अभी ये इंटीग्रेशन करना बाकी है हमारा। ये तो क्या था कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, वो मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और अभी तो पॉसिबल नहीं है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबल होगा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस एनर्जी को यहाँ से उठा के इधर रखेंगे, इतना बड़ा इंटीग्रेशन होगा, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन तो करेंगे, और लास्ट में क्या निकालेंगे हम, CV निकालेंगे। और आप जानते हो CV की वैल्यू कितनी आएगी, 3R के बराबर आएगी। ठीक है, वो हम आंसर पहले से पता है, लेकिन हमें इस तरीके से पता भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर आप क्लास में बैठे हैं और आपके पास टाइम कम है तो आज यहाँ पर सीधे लिख देना कि CV इक्वल टू 3R। ठीक है, वो समझ जाएगा कि बच्चे को क्वेश्चन करने आते हैं, बस उसके बाद टाइम की कमी थी इसलिए उसने क्या मार लिया, शॉर्टकट मार लिया। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम है और क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है, या बोल सकते हैं बहुत सारा टाइम आपके पास, तो आपको ये पूरा इंटीग्रेशन हम करेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन आज हम नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा, जो ये एवरेज एनर्जी निकल के आती है वो कितनी निकल के आती है, थोड़ा बहुत याद रहा मेरे को, KT निकल के आती है। कितनी निकल के आती है एवरेज एनर्जी, KT निकल के आती है। ये KT उठाकर इधर फाइंड रखते हैं हम। ठीक है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये हम वैसे करेंगे, ये सब फाइंड करेंगे अगले लेक्चर में हम। जो E इक्वल टू U इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3n KT हो जाएगा। और यहाँ से मेरे पास जो CV निकल के आ जाएगा, CV निकल के आ जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो T के रिस्पेक्ट में होगा, तो T का तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा मेरे पास कितना, 3nk बचेगा। n क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम है। n क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम है। तो एक्चुअल में जो ये निकला, ये क्या निकला बताओ,
स्पेसिफिक हीट निकली, हीट कैपेसिटी निकली, या फिर मोलर हीट कैपेसिटी निकली। ये निकली मेरी क्या, हीट कैपेसिटी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम की बात हो रही है, न कि 1 ग्राम में कितने एटम है उसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टोटल नंबर ऑफ एटम की बात। तो ये क्या निकला मेरा, हीट कैपेसिटी निकला। क्या निकला, ये हीट कैपेसिटी निकला। अगर मैं क्या निकालना चाहूं, मोलर हीट कैपेसिटी निकालना चाहूं, तो एक मोल में जितने एटम होते हैं वो रख दूंगा, और हम सब जानते हैं एक मोल में कितने एटम होते हैं, Na एटम होते हैं, या फिर एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम होते हैं। तो Cb इज इक्वल टू, तो 3Na इंटू के आ जाएगा, और हम सब जानते हैं Na इंटू के किसके होता है, आर के बराबर होता है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3R हो जाएगा। और एक्चुअल में दिस थिंग इज मोलर हीट कैपेसिटी, नॉट हीट कैपेसिटी। ये क्या है मेरे पास, मोलर हीट कैपेसिटी है। क्या है ये, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। तभी ये डिफरेंस, ये हीट कैपेसिटी है, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। और अगर 1 ग्राम में जितने एटम होते हैं वो रखेंगे यहाँ पर हम, तो वो क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास, स्पेसिफिक हीट निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जो कल 3 नाम थे वो क्या है, यहाँ पर अंतर है, ठीक। तो ये डेरिवेशन हम पूरा कल करेंगे, लेकिन अगर आपको जल्दी है, या बोल सकते हैं आपके पास टाइम कम है, और अगर आप कॉम्पिटेटिव मतलब किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेरिवेशन जाने की कोई जरूरत है ही नहीं, आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन कभी कभी नेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डेरिवेशन करना ही पड़ता है, ठीक है। वो किसी दूसरे सिस्टम के लिए बोल देता है, हाँ आपको उस टाइप का डेरिवेशन नेट में कभी कभी करना पड़ सकता है। लेकिन तो हमको वो किस तरीके से हम इस इंटीग्रेशन के साथ डील करेंगे वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, स्टेप 3 करेंगे, और ये जो फाइनल रिजल्ट है इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। और मुझे एक चीज़ बताना, क्या आज का वीडियो और दिन के वीडियो से कुछ अलग था, कुछ चेंज है इन्वायरमेंट में, बताना, ठीक है। थोड़ा चेंज है, आपको दिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ चलो कोई नहीं, तो बताना अगर दिखा तो आपको। और तो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।